हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद माया मैम। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं पंक्चुएशन, जो कि पीटीईटी और बीएसटीसी के लिए बहुत ही ज़रूरी टॉपिक है। बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो आइए हम जान लेते हैं पंक्चुएशंस के बारे में, क्या क्या होता है पंक्चुएशन और किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पंक्चुएशन में फुल स्टॉप की। फुल स्टॉप क्या होता है और कहाँ यूज होता है। फुल स्टॉप का मतलब होता है पूर्ण विराम, और इस तरह से हम फुल स्टॉप लगाते हैं। कहाँ लगाते हैं? जब सेंटेंस को हम एंड करते हैं वहां पर हम लगाते हैं फुल स्टॉप। तो एट द एंड ऑफ द सेंटेंस हम फुल स्टॉप लगाते हैं। जहां पर सेंटेंस खत्म होता है, हिंदी में जैसे विराम चिन्ह लगाया जाता है वैसे ही इंग्लिश में फुल स्टॉप लगाया जाता है। यूज इन एब्रीविएशन, और दूसरा यूज किया जाता है एब्रीविएशन में, यानी कोई बड़े वर्ड को छोटा लिखने के लिए, संक्षिप्त करने के लिए भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। तो एट द एंड ऑफ सेंटेंस जैसे राम राइट्स सम नोट्स, और ये मैंने सेंटेंस को एंड करने के लिए यहां पर लगा दिया है फुल स्टॉप। तो यहां हमने यूज किया है फुल स्टॉप। ये यूज होता है सेंटेंस को एंड देने के लिए, सेंटेंस को रोकने के लिए, सेंटेंस को स्टॉप करने के लिए। दूसरा है यूज्ड इन एब्रीविएशन। यूज्ड इन एब्रीविएशन क्या होता है? जब हम, जैसे हमको लिखना है डॉक्टर आहूजा, तो हम कैसे लिखेंगे? DOCTOR, डॉक्टर आहूजा, AHUJA। अब मैं इसको एब्रीविएशन यानी कि संक्षिप्त करना, तो संक्षिप्त करूं तो मैं कैसे लिख सकती हूं? DR, ये हमारा डॉक्टर का DR करके मैंने छोटा कर दिया। तो यहां पर भी मैंने फुल स्टॉप लगाया, और ये फुल स्टॉप एब्रीविएशन के लिए यूज किया गया है। तो डॉक्टर आहूजा को हम ऐसे लिख सकते हैं, डॉक्टर आहूजा। तो हमने दो जगह यूज किया है फुल स्टॉप को। एक तो सेंटेंस को खत्म करने के बाद लगाते हैं, दूसरा बड़े वर्ड को, जैसे कि डॉक्टर को शॉर्ट में लिखना चाहूं तो DR लिखकर फुल स्टॉप लगा दिया, तब भी वही मीनिंग निकलेगा, डॉक्टर ही निकलेगा। और यहां पर भी हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं। दूसरा हमारा जो पंक्चुएशन है वो है कोमा। कोमा कहाँ लगाया जाता है? कोमा को हम बोलते हैं अल्पविराम, और उसको इस साइन से हम देखते हैं, ये साइन उसके लिए यूज किया जाता है, ये वाला है ना। ये कोमा हम हर जगह लगाते हैं। हम सब जानते हैं कि कोमा क्या है, बहुत छोटी सी चीज है। तो ये कोमा कहाँ लगाया जाता है? अल्प विराम। पूर्ण विराम का मतलब फुल स्टॉप हो गया, अल्प विराम का मतलब छोटा सा विराम लेना, छोटा सा स्टॉप या पॉज लेना, वहां पर लगाया जाता है अल्प विराम। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है? पहला नंबर है फॉर अ पॉज, एक पॉज लेने के लिए। पॉज का मतलब होता है रुकावट, रुकना, थोड़ी देर के लिए हल्का सा रुकना, उसके लिए उसको हम बोलते हैं पॉज, ठीक है ना। तो पॉज के लिए लगाया जाता है, जैसे दे गिव me some money, they took it back। तो मैंने यहाँ पर लिखा कि दे गिव की जगह मैं गेव कर देती हूँ। दे गेव मी सम मनी, उन्होंने मुझे कुछ मनी दी। दे टुक इट मी बैक, दे टुक इट बैक, उन्होंने इसको वापस ले ली। तो मुझे इन दोनों सेंटेंस में से थोड़ा सा पॉज करना था, रुकना था, तो मैंने ये विराम लगा दिया, मैंने ये अल्प विराम लगा दिया, जिसको कि हम क्या बोलते हैं? कोमा बोलते हैं। तो यहाँ पर हमने लगाया कोमा, यानी सेंटेंस को बीच में किसी भी जगह पर रोकने के लिए हम क्या लगा देते हैं? कोमा लगा देते हैं, और उसी कोमा को अल्प विराम कहते हैं। दूसरा आता है फॉर, पहला आया फॉर अ पोज, दूसरा आया सेपरेशन। बहुत सारी चीजों को जब हम बोलना चाहें अलग अलग, तब हम बीच में कोमा लगाते जाते हैं और लिखते जाते हैं। तो उसको सेपरेट करने के लिए, चीजों को सेपरेट कैसे किया जाता है? आई हैव पोटैटो, पोटैटोज, कोमा, कुकुम्बर, कोमा, कैबेज, कोमा, एंड टोमेटो। तो मैंने इतनी सारी चीजें बताने के लिए कोमा का यूज किया, यानी चीजों को सेपरेट करने के लिए। पोटैटो, उसके बाद कोमा लगा दिया, ककम्बर, उसके बाद कोमा लगा दिया, कैबेज, उसके बाद कोमा लगा दिया, और एंड टोमेटो। देखिए, वैसे तो एंड लगाया जाता है, वहां पर हम कोमा नहीं लगाते, लेकिन अगर एंड से पहले फिर भी कोमा आ रहा है तो उसको हम बोलते हैं ऑक्सफोर्ड कोमा। क्या बोलते हैं? ऑक्सफोर्ड कोमा। कहने का मतलब ये सही है, कम यूज किया जाता है, लेकिन अगर ऐसा आता है तो भी गलत नहीं है। इस कोमा को ऑक्सफोर्ड कोमा कहते हैं, जो कि
एंड से पहले आता है। तो इस तरह से ये कोमा भी आ सकता है। तो कोमा दो जगह लगाया जाता है, एक तो हम बोलते बोलते बीच में थोड़ा सा रुकना चाहे, विराम लेना चाहे वहां पर, और दूसरा चीजों को सेपरेट करने के लिए भी कोमा का यूज किया जाता है। तीसरा जो कोमा यूज किया जाता है वो है टू जॉइन इंडिपेंडेंट क्लोजेस विथ अ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाने के बाद जब जोड़ा जाता है तो उस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हम कोमा का यूज करते हैं। जैसे शी वेंट मार्केट, ये कोमा लगा दिया, एंड शी मेट साहिल। यहां पर देखिए दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस कैसे हैं, शी वेंट मार्केट, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज हो गई। अगर इधर वाला सेंटेंस ना भी पढ़ू तो ये अपने आप में एक पूरा अर्थ लेके आई है, यानी पूरा अर्थ लिए हुए है, तो ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है। दूसरी तरफ शी मेट साहिल, ये भी एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, लेकिन अगर मैं इन दोनों क्लोजेस को जोड़ना चाहूं तो मुझे एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की जरूरत होगी, जो कि यहाँ पर है एंड, और इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से पहले हम यूज करेंगे कोमा। तो ये जो कोमा है ना, हमेशा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ ही यूज किया जाएगा, तभी हम इन दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेस को आपस में जोड़ सकते हैं। अच्छा, इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होती है? जो दोनों ही जो क्लोजेस होती है उनको अगर अलग कर दिया जाए तो दोनों ही अपने आप में एक मीनिंग देती है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। ये दोनों ही इंडिपेंडेंट क्लोजेस है, दोनों ही स्वतंत्र वाक्य है, ठीक है ना। तो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ने के लिए कोमा यूज किया जाता है, उसके साथ एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जरूर से यूज किया जाता है। सिर्फ कोमा से हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सिर्फ कोमा से हम दोनों इंडिपेंडेंट क्लोजेस को नहीं जोड़ते हैं, एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जरूर चाहिए। अच्छा, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस और कौन कौन से होते हैं जिनसे जोड़ा जा सकता है? जैसा कि मैं बताया है कि फैन बॉयज, मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि फैन बॉयज, ये इससे शुरू होने वाले सारे कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एफ फॉर हो गया फॉर, ए से हो गया एंड, एन से हो गया नोर, बी से हो गया बट, ओ से हो गया और, वाई से हो गया येट, और एस से हो गया सो। ये 7 कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। इनको लगाने, इन कोमा के बाद इनको लगाकर ही हम दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को आपस में जोड़ते हैं। तो कोमा कहाँ कहाँ यूज हुआ? पहले तो एक पॉज के लिए, दूसरा चीजों को अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, तीसरा दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन के साथ आपस में जोड़ने के लिए हम कोमा का यूज करते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कोमा कहाँ कहाँ यूज होता है। फिर आता है कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन क्या होता है? किसी भी लेटर को कैपिटल जब हम लिखते हैं, कोई भी जैसे सेंटेंस शुरू होता है तो सबसे पहला लेटर जो होता है, सबसे पहले वर्ड का पहला लेटर हम हमेशा कैपिटल में लिखते हैं, तो कैपिटलाइजेशन कहते हैं उसको। जैसे फर्स्ट एबीसीडी जिसको हम बोल सकते हैं, या जिसको हम कैपिटल लेटर्स जिनको हम बोलते हैं, जैसे ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी, ये डी, तो ये जो कैपिटल लेटर है ये हम यूज करते हैं, उसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है कैपिटलाइजेशन? सबसे पहले तो होता है बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस। जैसे मैंने लिखा कि दे आर इंटेलिजेंट बॉयज, ठीक है। तो मैंने यहां पर दे, शुरुआत में जो टी लिखा है वो कैपिटल लिखा है, इसको कहते हैं हम कैपिटलाइजेशन। तो शुरुआत में जब भी सेंटेंस को शुरू करते हैं हम हमेशा पहला जो लेटर होता है वो कैपिटल लिखते हैं, उसको कहते हैं कैपिटलाइजेशन। और कहाँ यूज होता है? जब प्रॉपर नाउन होती है तब हमेशा हम कैपिटल लेटर ही यूज करते हैं। प्रॉपर नाउन का मतलब हो गया किसी का भी नाम, जैसे किसी पर्सन का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, किसी डॉग का हमने कोई नाम रख दिया हो, तो जब नाम होता है तब हम उसको कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं। जैसे मैंने लिख दिया रोहन, तो ये बीच में आओ, आगे आओ या पीछे आओ, रोहन नाम में आर जो है हमेशा कैपिटल ही होगा, चाहे सेंटेंस के बीच में आ जाए, चाहे सेंटेंस के एंड में आ जाए, चाहे सेंटेंस के बिगिनिंग में आ जाए, ये जो कैपिटल है वो लेटर हमेशा कैपिटल ही रहेगा, फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल। इस तरह से मान लो किसी डॉग का नाम है टॉमी, ठीक है ना, तो टॉमी में भी ये टी कैपिटल ही रहेगा, चाहे वो फर्स्ट में आए, एंड में आए या फिर
पीछे आए आगे आए कहीं पर भी आ जाए लेकिन वो कैपिटल ही रहेगा। कहने का मतलब जानवरों का अगर हमने कोई नाम रखा है या पर्सन का कोई नाम है जिनको हम प्रॉपर नाउन बोलते हैं, वो प्रॉपर नाउन का पहला लेटर क्या होता है, हमेशा कैपिटल लेटर होता है। तो इसको हम कहते हैं कैपिटलाइजेशन। दो जगह यूज होता है, एक तो शुरुआत सेंटेंस की शुरुआत में, दूसरा जब किसी का हम नाम लिखते हैं। फिर आता है क्वेश्चन मार्क। जैसा कि हम सब जानते हैं क्वेश्चन मार्क का होता है का मतलब होता है प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह कहाँ लगाया जाता है, जब हम किसी का कोई क्वेश्चन पूछते हैं। जब क्वेश्चन पूछते हैं तो वो पीछे ही पीछे जब हम लगाते हैं वो होता है क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर ये देखिए क्वेश्चन मार्क लगाया क्यों, क्योंकि व्हाट इज योर नेम, ये मैंने क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है। जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो अंडरस्टूड है कि पीछे हम क्वेश्चन मार्क लगा जाते हैं। अब क्वेश्चन दो तरीकों से पूछा जाता है, आर यू अ डॉक्टर। अगर इस तरह से क्वेश्चन है हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला तब भी हम उसके पीछे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क, और अगर WH से शुरू होने वाला है तब भी हम उसके पीछे लगाएंगे क्वेश्चन मार्क। ऑल इन ऑल अगर एक क्वेश्चन बन रहा है तब हम उसके पीछे क्या लगाएंगे, क्वेश्चन मार्क, है ना। क्वेश्चन बन रहा है तो क्वेश्चन मार्क, तो ये है क्वेश्चन मार्क। फिर हम बात करते हैं एक्सक्लेमेशन मार्क की। एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होता है, विस्मयादिबोधक चिन्ह। एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है विस्मयादिबोधक चिन्ह। वो कहाँ लगाया जाता है, जब कोई सडन हमें हैप्पीनेस मिल जाए, अचानक से कोई दुख की खबर मिल जाए, अचानक से हमें कोई धन मिल जाए, ऐसी कोई सडन थॉट्स जो हमारे अंदर पैदा हो, जो हम देखकर वाव करें, ओह करें या उफ करें, इस तरह से सडन थॉट्स जब हमारे मन में होती है और एकदम से जो वाक्य निकलता है वो विस्मयादिबोधक वाक्य कहलाता है। विस्मयादिबोधक में हम इस तरह का वाक्य लगाते हैं, इस तरह का, है ना, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, इस तरह का वाक्य लगाया जाता है, तो उसको हम कहते हैं विस्मयादिबोधक चिन्ह। ये वॉट, हाउ, ओ, उफ इन सब चीजों के साथ लगता है। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल फ्लावर यहाँ पर पीछे भी लग सकता है, ओ इट्स सैड न्यूज, और यहाँ पर ये आगे भी लग सकता है। तो ये है विस्मयादिबोधक चिन्ह। इसको किस तरह से प्रदर्शित करते हैं, इस तरह से, एक डंडा खींचा और पीछे नीचे डॉट लगा दिया, तो ये है विस्मयादिबोधक चिन्ह। कहाँ लगाया जाता है, जब हम विस्मय आश्चर्यजनक वाली चीजें एकदम से देखते हैं, सुनते हैं, और जो हमारा एक्सप्रेशन सडन थॉट्स की वजह से पैदा होता है, तब हम जो वर्ड निकलते हैं उनके साथ ये विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाते हैं। कोलन और सेमीकोलन क्या होता है, कोलन होता है उपविराम या अपूर्ण विराम, ये भी एक विराम है लेकिन अल्प विराम नहीं बल्कि उपविराम इसको कहते हैं, और अपूर्ण विराम भी इसको कहते हैं। अच्छा, ये कहाँ यूज होता है, ये इस तरह से दो डॉट लगाकर इसको हम कोलन को व्यक्त करते हैं, दो डॉट लगा देते हैं तो वो कोलन कहलाता है, ठीक है ना। ये कहाँ यूज होता है, सबसे पहले तो ये यूज होता है इंट्रोड्यूसेस लिस्ट। कोई भी एक लिस्ट जिसमें बहुत सारे सामान हो या बहुत सारी चीजें हो, उनको इंट्रोड्यूस करना हो, उनको हमें बताना हो अलग अलग, तब हम उसमें उससे पहले हम इस तरह का डॉट लगा देते हैं। जैसे he took with him, उसने अपने साथ क्या क्या चीजें ली, अ पेंट ब्रश, फिर लगा दिया कोमा, माइक कोमा, कारपेट कोमा, कलर्स एटसेट्रा, ठीक है ना। तो ये पूरी एक लिस्ट है और इसको इंट्रोड्यूस करना है तो हमने इससे पहले ये कोलन का चिन्ह लगा दिया है। तो ये है कोलन जो कि एक ही चीज, एक ही लिस्ट में अलग अलग चीजों को वो शो कर रहा है, और उससे पहले हम ये लगा देते हैं। हालांकि यहाँ सब कोमा से पृथक किए जा रहे हैं, कोमा से अलग किए जाते हैं, लेकिन इनको सबको इंट्रोड्यूस करने के लिए पहले हम इस तरह का कोलन लगाते हैं। फिर आता है दूसरा कोटेशंस। कोटेशंस क्या होता है, जैसे गांधी जी ने कहा, क्या कहा, वो कोटेशन जो भी कही हुई बात होती है उसको शो करने से पहले हम इस तरह के अल्प विराम या कोलन का यूज करते हैं। जैसे गांधी ने कहा अहिंसा इज द हाईएस्ट रिलीजन, अहिंसा सबसे बड़ा परमो धर्म या अहिंसा परमो धर्म। तो यहाँ पर हमने इस कोटेशन को, हालांकि इन्वर्टेड कोमा में बंद कर रखा है, लेकिन इस पूरे कोटेशन को शो करने के लिए यहाँ पर हमने कोलन का यूज किया है। तो कोटेशन के लिए भी हम यूज करते हैं कोलन को। फिर तीसरा आता है टू एक्सप्लेन समथिंग, किसी चीज को, किसी वर्ड को इंट्रोड्यूस करने के लिए, किसी वर्ड को एक्सप्लेन करने के लिए भी हम इस तरह के कोलन का यूज करते हैं। लाइक मैंने बोला रोबोट, अब किसी को समझ नहीं आया रोबोट होता क्या है, तो मैं इस तरह का कोलन का यूज करूंगी और ये बताऊंगी, यहाँ पर जो भी लिखा है वो आपको रोबोट के बारे में बताएगा कि रोबोट है क्या, रोबोट को एक्सप्लेन करेगा। मशीन वर्क्स ऑन इंस्ट्रक्शंस, एक ऐसी मशीन जो इंस्ट्रक्शंस पर काम करती है उसे कहते हैं रोबोट, ठीक है ना। तो तीन जगह यूज हो गया। पहला तो इंट्रोड्यूस लिस्ट, लिस्ट को इंट्रोड्यूस करने से पहले कि इस लिस्ट में ये चीजें हैं, तो उससे पहले हम इस तरह का कोटेशन, इस तरह का कोलन लगा देते हैं। फिर दूसरा है कोटेशन के लिए
कोटेशन कोई भी बात कही गई होती है कोटेशन, उससे पहले भी हम ये लगा सकते हैं। फिर तीसरा है किसी चीज का परिचय देने के लिए, किसी चीज को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम इस तरह का कोलन यूज करते हैं। तीनों जगह यूज हो गया। फिर नंबर आता है सेमीकोलन। सेमीकोलन बिल्कुल ऊपर डॉट बिल्कुल है और नीचे कोमा की जैसे लगा दिया गया है, तो इसको हम कहते हैं सेमीकोलन। ये पूरा कोलन है और ये होता है सेमीकोलन। ये है अर्धविराम, ये भी अर्धविराम कहलाता है। अच्छा, अर्धविराम, अल्पविराम, उपविराम और विराम, ये चारों अलग अलग कैसे हैं वो भी मैं बताऊंगी। तो सेमीकोलन इस तरह का है, ऊपर डॉट और नीचे कोमा। ठीक है, कहाँ यूज होता है? टू जॉइन इंडिपेंडेंट क्लोजेज। देखिए पहले था इंडिपेंडेंट क्लोजेज को जोड़ने के लिए कोमा प्लस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज किया जा रहा था, उसकी जगह हम इस तरह से अर्धविराम यानी कि सेमीकोलन भी यूज कर सकते हैं, तब भी वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज जुड़ जाएगी। सिर्फ कोमा से वो दोनों नहीं जुड़ेगी, उसके साथ हमें एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जरूर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम सिर्फ ये लगा दें तो दोनों जो इंडिपेंडेंट क्लोजेस है उनको हम आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। तो कैसे? शी इज नॉट पिकिंग अप कॉल, वह कॉल नहीं उठा रही है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, किसी पे डिपेंड नहीं है। दूसरी क्लोज है आई विल कॉल हर इन द इवनिंग, मैं उसको इवनिंग में कॉल करूंगा। अगर हम दोनों को सेपरेटली पढ़ें तो दोनों का एक मीनिंग निकल रहा है, इसलिए इनको इंडिपेंडेंट क्लोज कहा जाता है। तो इसको हमने बीच में ये सेमीकोलन लगाकर दोनों को आपस में ज्वाइन कर लिया है, तो ये कहलाता है सेमीकोलन, जो कि दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को आपस में जोड़ता है। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कोमा प्लस एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जैसे फॉर हो गया, ये लगाकर भी हम इंडिपेंडेंट क्लोज को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। फिर सेमीकोलन और कहाँ यूज होता है? सेपरेट आइटम्स इन अ कॉम्प्लेक्स लिस्ट, जैसे लिस्ट में ये कोलन यूज किया जा सकता था, वैसे ही सेमीकोलन भी यूज किया जाता है। लेकिन कहाँ? बहुत पेचीदा टाइप की लिस्ट हो, जिसमें अगर हम अलग अलग करने के लिए हमें 2 या 3 इस तरह से कोमा लगाने पड़ रहे हैं और 2-3 और हमें चिन्ह लगाने पड़ रहे हैं, तो वहां पर हम इस तरह का यूज करके उसको बहुत अच्छे तरीके से हम जमा सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। कैसे कैसे कर सकते हैं? सेपरेट आइटम्स इन अ कॉम्प्लेक्स लिस्ट, द टीम कंसिस्ट ऑफ, एक जो टीम है उसमें कौन कौन है? नेहा, अब कोमा लगा दिया, लेकिन नेहा के बारे में हमें बताना है कि वो एक लीडर है, तो नेहा द लीडर, ये पूरा एक जने के लिए हो गया, सेपरेट भी हो गया, और इसको और इनसे सेपरेट करने के लिए हम इस तरह से सेमीकोलन का यूज करेंगे। फिर रवि द मैनेजर, फिर सेमीकोलन, रानी अ पेंटर, तो रवि एक मैनेजर है, रानी एक पेंटर है, नेहा एक लीडर है। लेकिन सबको अगर कोमा लगा के अलग करेंगे तो भी ये सब मिक्स हो जाएगा, पता ही नहीं पड़ेगा नेहा लीडर है या रवि लीडर है, कौन है। तो इसको अलग अलग सेपरेट करने के लिए हमने क्या किया? सेमीकोलन का यूज किया, तो हमें ये पता पड़ रहा है नेहा लीडर है, रवि मैनेजर है, रानी पेंटर है। तो इस तरह से सेमीकोलन का यूज कहाँ किया जाता है? तो कॉम्प्लेक्स लिस्ट को सेपरेट करने। आइए हम देखते हैं किस तरह से विराम, अल्पविराम, पूर्ण विराम, अपूर्ण विराम को डिफ्रेंशिएट किया जाए। तो देखिए सबसे पहले मान लीजिए आप फुल स्टॉप को देखें, तो ये एक पूर्ण विराम। अगर मान लो आप यहाँ पर 1 सेकंड के लिए रुकते हैं तो आप सेमीकोलन के लिए आधा सेकंड रुकेंगे, और सेमीकोलन से थोड़ा ज्यादा और फुल स्टॉप से थोड़ा कम यानी 3/4 सेकंड के लिए आप कोलन के लिए रुकेंगे, और कोमा के लिए बिल्कुल 1/4 यानी कि सेमीकोलन से भी कम के टाइम के लिए रुकेंगे। तो इस तरह से इसको हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि किस चीज के लिए हमें कितना रुकना है। ठीक है ना? अब आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं इन्वर्टेड कोमास की। इन्वर्टेड कोमा इस तरह से लगाए जाते हैं, यह है इन्वर्टेड कोमा, या फिर कभी इस तरह से भी लगाया जाता है, दोनों ही इन्वर्टेड कोमा है। हिंदी में इनको बोलते हैं अवतरण या अवतरण चिन्ह। कहाँ यूज किया जाता है? डायरेक्ट स्पीच, जब कोई बात बोली जाती है और उसको जैसे कि तैसे रख दी जाए, तब बोला हुआ जो वाक्य है उसको हम इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं। जैसे शी सेड, उसने कहा, ये इन्वर्टेड कोमा लगाया हमने दोनों तरफ। दे हैव ब्रोकन द लॉ, उन्होंने लॉ को तोड़ा, उन्होंने कानून को तोड़ा। तो ये जो बात इसने कही थी ना, उस बात को वैसा का वैसा हमने रखने के लिए इसको इन्वर्टेड कोमा के अंदर डाल दिया। तो किसी की कही गई बात को वैसा का वैसा डायरेक्ट स्पीच में रखना इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखा जाता है। फिर दूसरा है कि कोटेशंस में, कुछ कोटेशंस कहावतें होती है या फिर किसी का कहा हुआ कोई वाक्य होता है, तो उसको भी हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर रखते हैं। जैसे इंडिया सेज, इंडिया कहता है या इंडिया मानता है, क्या मानता है? लीव एंड लेट लीव, जियो और जीने दो। तो ये एक तरह का कोटेशन है, जियो और जीने दो, इसको हम इन्वर्टेड कोमा में रखते हैं। फिर तीसरा आता है टाइटल्स ऑफ शॉर्ट वर्क, कोई वर्क होता है, कोई पोम होती है, कोई एलजी होती है, या कोई कहानी, छोटी कहानी होती है, उनके जो टाइटल होते हैं उनको भी हम कई बार इन्वर्टेड कोमा में रख देते हैं। जैसे द एलजी
कैप्टन ओ कैप्टन, देखो इस एलजी का नाम क्या है, इनका टाइटल क्या है, कैप्टन ओ कैप्टन। इस दोनों को हमने, इस कैप्टन ओ कैप्टन को हमने किस में रख दिया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर रख दिया। तो इस तरह से इन्वर्टेड कोमा में रखा। द एलजी कैप्टन ऑफ कैप्टन इज अबाउट अब्राहम लिंकन, ये अब्राहम लिंकन के बारे में है। तो हमें समझ में आ गया है कि किस तरफ, किस जगह हम इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे। पहला हम लगाएंगे जब हम कोई वाक्य बोल रहे हो तो उसको जैसा का तैसा रखना हो। दूसरा हम लगाएंगे किसी कोटेशन के लिए, और थर्ड हम लगाएंगे कोई शॉर्ट टाइटल के लिए भी हम इन्वर्टेड कोमा लगाते हैं। कुछ और पंक्चुएशन मार्क्स हमारे सामने है, जिसमें पहला आता है एलिप्सिस। एलिप्सिस क्या होता है, पद लोप चिन्ह। पद यानी कि वाक्य, लोप यानी कि छुपा देना, यानी रोक देना। मतलब कुछ बात कहते कहते अगर हम रुक जाते हैं, यानी कि आगे और कुछ बात हम कहना चाहते हैं, तो उसको हम डैश डैश में कर देते हैं। लाइक हमें और कुछ कहना तो है लेकिन हम रुक गए, तो वो पदलोप चिन्ह कहलाता है। इंग्लिश में उसको इस तरीके से बताया जाता है, तो इसको कहते हैं हम एलिप्सिस, पदलोप चिन्ह। इंडिकेट ओमिटेड वर्ड्स, वो वर्ड्स को इंडिकेट करता है जो कि हम छोड़ दिए हैं, जो हम कहना तो चाहते हैं लेकिन हम ये चाहते हैं कि आगे वाला बिना कहे समझ जाए। जैसे आई वॉन्ट सम कॉफी एंड, ये हमने पद लोप चिन्ह लगा दिए, यानी कि एलिप्सिस लगा दिया। मतलब हम चाहते हैं कि आगे और कुछ हमें जो चाहिए वो आगे वाला समझ जाए, यानी कही हुई बात को अधूरा छोड़ देना ताकि आगे वाला अपने आप समझ जाए, उसे हम कहते हैं एलिप्सिस। तो इस तरीके डॉट 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 लगाकर हम इसको इंडिकेट करते हैं। फिर आता है एपोस्ट्रोफी। एपोस्ट्रोफी इस तरह से ऊपर की साइड जो कोमा लगता है उसको हम कहते हैं एपोस्ट्रोफी। अक्षर लोप चिन्ह, यानी कि ये एक लेटर को, अक्षर को छुपा देता है, तो वो एपोस्ट्रोफी कहलाता है। कहाँ कहाँ यूज होता है, इंडिकेट पोजीशन, जब कोई चीज किसी की बताना हो, जैसे राम्स हाउस, मिनल्स चेयर, तो उसमें मिनल्स एस लगा दिया इसके एपोस्ट्रोफी के साथ, तो वो हो जाएगा अक्षर लोप चिन्ह या एपोस्ट्रोफी। कैसे लगाया जाता है, जैसे रोहन्स कार, ये जो एस है उससे पहले हमने इस तरह से एपोस्ट्रोफी लगा दी। ये कोमा है जो कि ऊपर की साइड लगा है, रोहन के बाद कोमा लगाकर हमने क्या कर दिया, एस लगा दिया, तो रोहन्स कार हो गया। क्या हो गया, रोहन्स कार। फिर दे, ओवर, इनको एब्रीविएट कर दिया, छोटा कर दिया, संक्षिप्त रूप में हम बताना चाहते हैं, तो इस तरह से भी हम एपोस्ट्रोफी यूज करके इनको, अब ये दे विल, इसको हमने शॉर्ट कर दिया तो ऊपर एपोस्ट्रोफी लगा दी, डबल एल लगा दिया, दे विल बोल दिया। इसी तरह से ओवर में वी नहीं लगा के ओ एपोस्ट्रोफी लगाकर ई आर कर दिया, तो ओवर को हमने ओ वी ई आर की जगह ओ आर कर दिया। ठीक है ना, यहाँ पर ओवर को शॉर्ट किया एपोस्ट्रोफी लगा के, यहाँ पर हमने दे विल को शॉर्ट किया, दे विल को शॉर्ट किया, सिर्फ एल लगा दिया और एपोस्ट्रोफी लगा दी। तो हमें समझ में आया एपोस्ट्रोफी दो जगह लगा जाती है, एक तो किसी की कोई चीज है, रोहन की कार, तो रोहन्स कार, वहां पर दूसरा शॉर्ट करना हो, एब्रीविएट करना हो, तब भी हम यहाँ पर ये एपोस्ट्रोफी यूज करते हैं। नंबर 11 आता है हाइफन। हाइफन क्या होता है, योजक चिन्ह। इस तरह से जो डैश होता है, जो ऊपर की साइड हम मोबाइल में भी देखते हैं तो थोड़ा सा ऊंचा डैश लगा होता है, छोटा सा डैश होता है, उसको हम योजक चिन्ह कहते हैं। जैसे सिस्टर इन लॉ, इन सबको जोड़ने के लिए हमने बीच में ये योजक चिन्ह लगाए हैं। योजक यानी जोड़ना, योजक चिन्ह, तो सिस्टर इन लॉ, इन तीनों को जोड़ना। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, किट के, है ना, टिप टॉप, तो इनको जोड़ने के लिए बीच में एक छोटा सा डैश लगाया जाता है, उसको हम योजक चिन्ह या फिर इंग्लिश में कहते हैं हाइफन। तो हाइफन को कहाँ यूज किया जाएगा, छोटा सा जोड़, देखो ये है हाइफन, ये है एम डैश, ये है एन डैश, तो एन डैश हाइफन से थोड़ा बड़ा होता है, एम डैश इन सबसे बड़ा होता है। अभी हम पढ़ेंगे डैश को भी। तो हाइफन क्या है, जो योजक चिन्ह है, जो वर्ड्स को आपस में जोड़ देता है। फिर आता है डैश। डैश दो तरह के होते हैं, एक बड़ा डैश, एक छोटा डैश। बड़ा डैश को हम कहते हैं एम डैश, क्योंकि इसकी जो साइज होती है ना वो एम की बराबर होती है, तो इसको हम कहते हैं एम डैश, और इसकी जो साइज होती है वो होती है एन की बराबर, तो इसको हम कहते हैं एन डैश। तो एम डैश, एम डैश कहाँ लगाया जाता है, शी हैज, कोई लिस्ट के लिए, लिस्ट के बारे में हम बोल रहे हैं तो उस लिस्ट को बताने के लिए यहाँ पर ये लगाया गया है एम डैश। लिपस्टिक, क्रीम, आईलाइनर, मिरर, तो यहाँ पर ये सारी चीजों को लिस्ट में बताया गया है, तो वहां पर हम ये लगाया जाता है। इसके बजाय हम यहाँ पर कॉलन भी लगा सकते हैं, ठीक है ना, तो कॉलन भी लगा सकते हैं और ये एम डैश भी लगाया जा सकता है, दोनों ही करेक्ट है, कॉलन भी लगा सकते हैं। फिर आता है एन डैश। फिर आता है एन डैश। एन डैश कहाँ लगाया जाता है, जब हमें कोई समय बताना हो कि यहाँ से यहाँ तक, तब हम यहाँ पर एन डैश का यूज करेंगे। लाइक 1819 से 1920, तो ये से का काम कर रहा है, यहाँ पर किसका काम कर रहा है, से, टू, है ना।
18, 19 टू 19, 20, तो यहाँ पर ये एन डैश लगाया जाता है। मंडे टू फ्राइडे, यहाँ पर भी ये टू का काम कर रहा है, से का काम कर रहा है। मार्च टू जून, यहाँ पर भी ये से का काम कर रहा है। तो डैश तीन तरह के मैंने बताए। सबसे पहला डैश तो है हाइफन, जो कि छोटा होता है, जो वर्ड्स को आपस में कनेक्ट करता है, सिस्टर इन लॉ। फिर दूसरा होता है एन डैश, जो इससे थोड़ा बड़ा होता है, और ये लगाया जाता है से के संदर्भ में, किसी चीज को बतानी हो, जैसे 1819 से 1920 वहां पर। और फिर होता है एम डैश, जो थोड़ा बड़ा होता है, वो एक लिस्ट को बताता है कि उसके पास क्या क्या चीजें हैं, तो उस लिस्ट को शो करने के लिए एम डैश लगाया जाता है। अब आगे देखते हैं हम पैरेंथेसिस। नेक्स्ट हमारा जो पंक्चुएशन मार्क आ रहा है वो है पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होता है? पैरेंथेसिस होता है ये छोटा कोष्ठक, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं छोटा कोष्ठक। क्या करता है? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है किसी सेंटेंस के अंदर। अगर हम कोई बात एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में कहना चाहें, तब वहां पर ये पैरेंथेसिस यूज किया जाता है। जैसे वीना माय कजिन गिफ्टेड मी दिस ड्रेस। अब मैं इसको छुपा दूं तब भी यही होगा, वीना गिफ्टेड मी दिस ड्रेस, यानी वीना ने मुझे ये ड्रेस दी। लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है कि वीना जो कि मेरी कजिन है, माय कजिन, तो ऐसा हमें बताना है अगर, तो हम यहाँ पर ब्रैकेट में इस तरह से माय कजिन लगा दिया, मतलब वीना के बारे में एक एडिशनल इंफॉर्मेशन दे दी। फिर आता है स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट जिसको हम बड़ा कोष्ठक बोलते हैं, एडिशनल इंफॉर्मेशन ये भी देता है, लेकिन ये देता है इन्वर्टेड कोमा के अंदर। यानी इन्वर्टेड कोमा में डायरेक्ट स्विच में अगर कोई बात कही गई हो और उसमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी हो, तब हम वहां पर ये वाला जो ब्रैकेट है वो यूज करते हैं। शी सेड, इसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। शी सेड, ये इन्वर्टेड कोमा लगाया। मीनू 17 years old wants to drive a car, तो उसने क्या कहा? मीनू जो कि कितने साल के? 17 साल। ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है, लेकिन ये दी किसमें? इन्वर्टेड कोमा के अंदर। यहाँ पर इन्वर्टेड कोमा के अंदर कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन है, उसको हम ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उससे हम शो करते हैं। तो मीनू 17 years old wants to drive a car, जो कि 17 साल की है। फिर आता है ब्रेसेस ब्रैकेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं मझला कोष्ठक। फॉर नंबर्स, ये ज्यादातर मैथ्स में यूज किया जाता है और नंबर्स के लिए यूज किया जाता है। द टीचर सॉल्व द क्वेश्चंस, टीचर ने क्वेश्चन नंबर कौन कौन से सॉल्व किए, ये हमने मझला कोष्ठक या जिसको हम बोलते हैं ब्रेसेस ब्रैकेट, वो लगा दिया है 3, 6, 8 और 14। तो ये नंबर्स के लिए इस तरह से हम इस जो ब्रेसेस ब्रैकेट है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो गाइस, आई होप आपको आज का पंक्चुएशन का ये एपिसोड बड़ा अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना आप भूल जाते हैं, प्लीज़ वो मत कीजिएगा। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मेरे वीडियोस और बनते रहें, आप तक पहुंचते रहें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर लिखिए। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय एवरीवन, हैव अ वेरी नाइस डे।